देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का ये इलेक्शन स्पेशल सेगमेंट है। हम बात करने जा रहे हैं चुनावी राज्यों की। बंगाल की बात करेंगे, बात असम की होगी, केरल की होगी, तमिलनाडु की होगी। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सुमीर चौंगावकर जी। प्रोफेसर साहब भी अभी थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे, क्लास शुरू हो गई है। हालांकि खबर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। बंगाल की चुनावी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर टीएमसी पर बंगाल चुनाव को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीयूष गोयल और सुकांत मजूमदार चुनाव आयोग से मिले। बाहर आकर उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दी है। जो बीजेपी को वोट देगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों को घरों में जाकर टीएमसी डरा रही है, धमका रही है। आप सुने किरण रिजिजू को। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन पर हम देखते थे कि ममता बनर्जी धरना दे रही हैं, अभिषेक बनर्जी वहां जाकर अपना पर्चा दे रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी आई सामने और हर्षवर्धन जी, बीजेपी ये कह रही है कि डराकर धमकाकर वोट लिया जा रहा है। और यही शिकायत है किरण रिजिजू की। सुकांत मजूमदार, पीयूष गोयल भी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही शिकायत लेकर वो इलेक्शन कमीशन गए। देखिए, इसमें तो कोई भ्रम जैसी स्थिति नहीं है ना कि पश्चिम बंगाल देश का अकेला राज्य है जहां सत्ता की लड़ाई मतलब हिंसा, देश का अकेला राज्य है जहां चुनाव मतलब जो हारने लगेगा उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भागकर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। देश का अकेला राज्य है जहां चुनाव होता है तो लोग डरते हैं कि कहीं उनके बच्चे की जान न चली जाए, उनकी बेटी की अस्मत न लूट जाए। ये अकेला राज्य है देश का अकेला राज्य है जहां दुकान, मकान, घर, जमीन, लोग कुछ भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। अभी भी अकेला राज्य है जहां क्रॉस का निशान लगाकर चुनाव के पहले आ जाते हैं, कहते हैं चुनाव के बाद मिलेंगे। तो संकट तो है और ये संकट हर कोई एक्सेप्ट करता है। कमाल की बात यह है कि इस लड़ाई का शिकार ऐसा नहीं होता है कि किसी जो सत्ताधारी पार्टी है सिर्फ उससे अपोजिट ही जो अपोनेंट होंगे वही होते हैं। दूसरे लोगों की भी जान जाती है, कांग्रेस के लोगों की भी जान गई है, भाजपा के लोगों की भी जान गई है, और जब ये संघर्ष बढ़ता है तो उसमें तृणमूल के लोगों की भी जान जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पर तो बिल्कुल जायज है कि डर का माहौल है देश में। अगर एक राज्य है जहां भय बहुत ज्यादा है तो वो एक राज्य, और अगर वो शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं तो उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए। और पहले से मुझे लगता है सुना हुआ है, इसीलिए जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की चीजें हैं उसको वो करते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई अब धर्म पर, खान पान पर, मछली पर भी आ गई है। मछली जो है, अगर जहां बंगाल की संस्कृति में ऐसी रची बसी है कि शादी विवाह होता है तो मछली, मीट, मांस, ये सब तो चलता है, वहां के खान पान का हिस्सा है। और ममता बनर्जी अब इस पर पॉलिटिक्स कर रही हैं। हालांकि उन्हें यह मौका भी बीजेपी ने दिया है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनका ताज़ा बयान क्या है वो आपको बता दूं। ममता बनर्जी ने बांकुरा की रैली में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर हमला बोला।
ममता बनर्जी ने बीजेपी को लोगों को बांटने वाली पार्टी बताया और टीएमसी का मतलब शांति और इंसानियत वाली पार्टी बताया। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई तो मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे। आप सुने ममता बनर्जी को। আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না, আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা। ममता बनर्जी एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश कर रही हैं। विजय जी, उन्होंने जाल तो फेंक दिया है और इस बार मछली वाला जाल उन्होंने फेंका है। इस कांटे में कौन कौन फंस सकता है? क्या ये नैरेटिव काम करेगा पश्चिम बंगाल में? ये पॉलिटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है इतना कि सीरियसली सब लोग लें इस बात को, लेकिन ये बीजेपी मौका देती है। ये बात करने का मौका तो बीजेपी नहीं दिया होगा ना, कि बीजेपी के लोग बार बार मांस मछली ये वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कहाँ नहीं खाना है, ये सब बातें कुछ कुछ नेता करते रहते हैं। बड़े नेता कहते हैं कि नहीं इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से खाएं पिए। तो ये एक मौका है, लेकिन कोई इतना बड़ा नैरेटिव हो जाए इलेक्शन में कि भाई बीजेपी आएगी तो बीजेपी आएगी और मिलेगी नहीं, मछली मिलनी बंद हो जाएगी। वो तो ठीक है, अब नेताओं के बोलने में क्या होता है। नहीं, वैसे बहुत शहरों में नहीं मिलती जहाँ बीजेपी होती है, तो वो भी है, लेकिन वो अलग इशू है। मेरे हिसाब से कोई बड़ा एजेंडा नहीं, लेकिन इलेक्शन में ये सब बातें लगातार होती रहती है। मेरे को महत्वपूर्ण बात वो लगी जो इससे बड़ी बात थी, जो पॉलिटिकल वायलेंस की बात जो बीजेपी ने वहाँ पर की है, और उस पर सरकार को या इलेक्शन कमीशन को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन वहाँ सरकार है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि बीजेपी वहाँ पर गई है, वो चिंता वाजिब है, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस इलेक्टोरल वायलेंस वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो सारे अफसर बदल दिए ऊपर से नीचे तक के, तो अब वो शिकायत किसको करने जा रहे बीजेपी? उन्हीं के रहते हुए तो ये डर पैदा हो रहा है। अब तो अफसर, एसपी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। तो या तो मैं मतलब इसमें कोई बहुत ऐसी अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस का, इलेक्टोरल वायलेंस का एक लंबा इतिहास है। और जैसे हर जी ने भी कहा कि सब पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जो जीत रहे हैं वो भी, जो हार रहे हैं वो भी। उस पर कैसे काम किया जाए, इसको अब चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ममता जी ने तो कह दिया कि भाई हम तो अब सारा के सारे अफसर इलेक्शन कमीशन के हैं। मैं कह रहा हूँ वो बड़ा ये तो एक पॉलिटिकल बयान है, एक पॉलिटिकल बयान है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता नहीं। और आप खुद कह रहे हैं कि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का और इलेक्टोरल वायलेंस खास तौर से, और वो प्री पोल भी पोस्ट पोल भी दोनों है। पोस्ट पोल भी जो है पोल को असर डालती है, तो इसलिए ये बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, ऐसे बयान सब लोग लेते हैं। लेकिन मैं वो मछली वाले बयान को बड़ी गंभीरता से इसलिए ले रही हूँ राकेश जी, क्योंकि उन्होंने कहा ये हिंदुत्व मॉडल है बीजेपी का। तो ये कौन सा मॉडल है? और अगर वाकई में ये मॉडल है तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा कोई हिंदुत्व का मॉडल नहीं है। असम में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी ऐसा कोई मॉडल नहीं है। जिसे मछली खानी वो मछली खा रहा है, जिसे मीट खाना है वो मीट भी खा रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश और आसाम दो तो हिंदुत्व के बड़े मॉडल निकल करके आए। आसाम में भी मछली मिलती है और उत्तर प्रदेश में भी मछली मिलती है। आप गाजीपुर मंडी चले जाइए, किसी ने रोका है? और सारे वहाँ पर मुसलमान बेचने वाले हैं, अधिकांशतः मुसलमान। सब तो मैं नहीं कहूँगा कि सारे मुसलमान बेचने हैं, ये एक वाहियात तर्क है। और दूसरी बात, हाँ ये जरूर बात है कि हिंदुत्व मॉडल में एक चीज़ बात जरूर जुड़ा हुआ है कि गाय का मांस नहीं बेचने दिया जाएगा। गाय का मांस अवैध तरीके से जो तस्करी होकर के बांग्लादेश जाती है उसमें सारे लोग शामिल हैं, और हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा भी है बंगाल के लिए। और उस मुद्दे से यदि आप कहते हैं कि गाय का मांस भी सही है तो ममता का मॉडल सही है, क्योंकि वो तो है। गाय का मांस खुलेआम बेचा जाता है, काट करके बेचा जाता है, गौ की तस्करी होती है। बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में होता है। उसका आपका वीडियो दिखाएंगे तो आपके रोंगटे कांप जाएंगे। और
लड़ने वाला कौन जाता है? मुसलमान वहां पर खड़ा होता है लड़ने के लिए। बीएसएफ से लड़ने कौन चला जाता है? 2-2 हजार 4-4 हजार की भीड़ जो होती है, एक बीएसएफ जवान को और 4 लोग को घेर लेता है। इस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में होता है। तो वो जरूर एक मुद्दा है। और क्यों नहीं सेंसिटिव हो? अभी विजय जी का शायद तर्क इस बात का होगा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी के अंदर जो है वो हड्डी और मांस जो है फेंका जा रहा था, तो हिंदुत्ववादियों ने उसका विरोध किया। ऐसा विरोध तो होना चाहिए भारत के अंदर। वो गंगा हमारी माता है और हम उसी रूप में उसे देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आस्था पर कोई चोट करता जाए। और इसका हमने कई बार बात। एक अंतिम बात मैं कर दे रहा हूँ, वायलेंस में अभी कहा गया कि सभी तरह के लोग मरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वायलेंस में पॉलिटिकल कैनिबलिज्म यानी कि हत्या की संस्कृति, मार करके खून जलाकर खून पीने की मैं बात कर रहा हूं। सेन ब्रदर्स को भूलना नहीं चाहिए। हमें याद दिला देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति था। दोनों भाइयों को मार करके और सीपीएम के लोगों ने उसके खून से चावल पकाया और उसकी जिंदा मां को खिलाया। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है सीपीएम के लिए। उस हत्या की संस्कृति को ही ममता बनर्जी आगे बढ़ाई है और आपको ये चीजें कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये कहा जाना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मारते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वो लोग भागे हैं। हमारा तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितनी कठोरता से ममता बनर्जी को दंडित करना चाहिए था, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। यदि उनके 356 लगा करके उनको पीटने की जरूरत तो पिटाई भी होनी चाहिए थी। अपने काडर की जितनी सुरक्षा नहीं दी पाई, यह मेरा इतराज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आसाम में 50,000 भाग करके चला जाए, झारखंड में भाग करके चला आ जाए, उड़ीसा में भाग करके चला जाए, बिहार में भाग करके आ जाए, इसलिए क्योंकि टीएमसी के गुंडे जा करके उसके घर के खिलाफ बम फोड़े कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये और मजेदार बात है कि भारत के मीडिया का एक बड़ा वर्ग, पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग, बौद्धिक संप्रदाय का एक बड़ा वर्ग जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है। यह सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। आप हत्या की संस्कृति करने वाली ममता के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चुनाव आयोग मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, अब विरोध किसके करने पर जाए। ये हत्या की संस्कृति, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, एक लाइन बस। गांव तक ये डर यदि पैदा किया हुआ है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के पास क्यों जा रहे हैं। ये तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिटने वाली है। क्यों? क्योंकि हत्या की संस्कृति गांव तक टीएमसी ने फैला रखा है, टीएमसी के गुंडों ने फैला रखा है और ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में और संरक्षण में ऐसा हुआ है। नहीं, सिर्फ एक लाइन में जोड़ दूं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मछली लेकर प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि वहां ये नहीं चलेगा। और मछली बेचने पर या उसको खाने पर तो कहीं रोक है ही नहीं। और ये तो कहा ही जाता है कि जहां जैसा देश वैसा भेष, वैसी भाषा वैसा भोजन। तो ये तो होता ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। जहां भी समुद्री क्षेत्र है तो वहां कोई ऐसी मुश्किल नहीं कि शादी का जब निमंत्रण भी जाता है सबसे अच्छी मछली देख के जो है मैंने कहा कि ममता का ये बयान पॉलिटिकल बयान है। मैं इलेक्टोरल वायलेंस बड़ा इशू है, उस पर काम करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन होते हैं ना। और आपने सब ऑफिसर्स बदल दिए, एसपी, डीएसपी, डीजीपी सब बदल दिए, तो ये जिम्मेदारी उनकी। बीजेपी वहां जा रही है वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इलेक्टोरल वायलेंस कैसे रुके। मैं इसीलिए बोला कि मछली इशू नहीं है मेरे लिए, तो वो बड़ा इशू है कि इलेक्टोरल वायलेंस पर कैसे काम करेगा इलेक्शन। अच्छा, विपक्ष में बैठे हुए हैं और सीएम बनने का ख्वाब तो उनके मन में होगा ही। शुभेंदु अधिकारी की मैं बात कर रही हूं। नंदीग्राम सीट से आज नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है उनका और अब से थोड़ी देर के बाद वो नंदीग्राम सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हल्दिया में नामांकन से पहले समर्थकों की बड़ी भीड़ दिखाई दी और उनकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और वहां पर उनके सामने टीएमसी से पवित्र कर हैं जो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। किसी समय में शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज नंदीग्राम से शुभेंदु नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले वो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। एक बयान उनका भी आपके सामने रख दें। ममता बनर्जी निजे हारबे, तार दल के निये हारबे, ও সবাই হারবে। পাবলিক রেডি হয়ে গেছে। আমাকে এখানে আমি কয়েক হাজার লোককে মিট করেছি, বলেছে গুন্ডামির বিরুদ্ধে এখানে নীরব বিপ্লব হবে,
চুপচাপ পদ্মে ছাপ হবে। আমাকে তো একজন দাদা বললেন মোদিজি ঠিক লোককে পাঠিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আমি এইটা শুনে আমি প্রীত, ভরসা আছে জনগণের। নন্দীগ্রামেও হারিয়েছি, ভবানীপুরের জনগণ আমাকে সামনে রেখে উনাকে হারাবে। সবচেয়ে বেশি সমর্থন আজকে আমি মহিলাদের এবং বয়স্ক মানুষদের পেয়েছি। जनता तैयार है, परिवर्तन का लहर है। जनता तैयार है, परिवर्तन की लहर है, बहुत कॉन्फिडेंट है शुभेंदु अधिकारी। और अभी कुछ दिनों पहले का भी एक बयान है, वो ये कह रहे थे हमारी रिपोर्टर से पवन नारा, चूंकि इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं समीर जी, तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि नंदीग्राम में तो मुस्लिम ज्यादा हैं, भवानीपुर की लड़ाई तो मेरे लिए और आसान है। निश्चित रूप से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और टीएमसी इस बात को जानती थी कि उनके पास कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी 2021 का चुनाव नंदीग्राम गई लड़ने के लिए और वहाँ हार गई। वो 1700 1800 1900 वोट से चुनाव हार गई। इस बार ममता बनर्जी ने वो हिम्मत नहीं की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने भवानीपुर से सीट लड़ूंगी, लेकिन ममता बनर्जी को उम्मीद नहीं थी कि शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट से चुनाव लड़ेंगे, भवानीपुर से भी लड़ेंगे और नंदीग्राम से भी लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए दोनों स्थान पर चुनौती है। ममता बनर्जी को डर है कि अगर भवानीपुर में अगर हिंदुत्व इकट्ठा हो जाता है तो ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती होगी। अब तो कांग्रेस ने भी वहाँ अच्छा कैंडिडेट उतार दिया है। नंदीग्राम में मुझे लगता है कि टीएमसी ने एक अच्छी चाल चली पवित्र कर को वहां से उतार कर, क्योंकि इनके पास अच्छा उम्मीदवार नहीं था। तो बड़े करीबी और बहुत शुभेंदु की सारी राजनीति को समझने वाले, कहा जाता है कि शुभेंदु का जो आर्थिक लेन देन जो पूरा रहा है भ्रष्टाचार का, वो भी करते रहे। तो उनसे पूछा भी पवित्र कर से कि क्या शुभेंदु से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो चुनाव लड़ रहा हूँ, अभी उनका हिसाब किताब जो है बही खाता वो तो बोले मैं सार्वजनिक बाद में करूंगा, क्योंकि पैसों का आदान प्रदान तो मेरे माध्यम से ही शुभेंदु करते थे। तो अब आने वाले समय में क्या वो शुभेंदु के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम सबूत लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा शुभेंदु के लिए प्रश्न चिन्ह होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाएगी कि आपका जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसी के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है, तो आप कैसे उसको संभालोगे। तो आने वाले समय में ये चीजें वही हुआ है जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, बिल्कुल उनका राइट हैंड तोड़ा, शुभेंदु अधिकारी मैदान में आए, बिल्कुल काम मिलिया ना, पवित्र कर तोड़ा, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से क्या पवित्र कर का क्या है, अधिकारी का इलाका है, ऐसा नहीं है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का पुराना इलाका है, पूरे परिवार का जो पूरा मैनेजमेंट देखने का काम था, ये बेसिकली वहां पर पवित्र कर ही देखते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी परिवार का इतना दबदबा है, वहां पर फादर सांसद है, उनके भाई विधायक रहे, परिवार का दबदबा, लंबे समय से उनका जो ग्राउंड वर्क है, शुभेंदु बहुत आराम से वहां चुनाव जीतेंगे। बस ये है कि भवानीपुर में वो ममता को कितनी चुनौती देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नंदीग्राम तो एक तरफा शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात असम चुनाव की भी हम कर लें। असम चुनाव जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े ऐलान किए। अमित शाह ने कहा कि असम में अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो उत्तराखंड की तर्ज पर असम में भी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि असम में यूसीसी लाने का उद्देश्य 4 शादियों की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना है। और इसके अलावा अमित शाह ने घुसपैठियों को भी चुन चुन कर बाहर निकालने का भी वादा किया। उन्होंने क्या कहा, एक बार हम आपको सुना देते हैं। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। तो जो बात अमित शाह कह रहे हैं, पहले तो बात यूसीसी पर हो जानी चाहिए और फिर बात होगी घुसपैठियों पर भी, क्योंकि घुसपैठियों के मामले में यदि आप देखें तो अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असम से तो घुसपैठिए अब आ नहीं सकते, इकलौता दरवाजा पश्चिम बंगाल बचा है, उस दरवाजे को भी बंद कर दिया जाएगा अगर वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन बात यूसीसी पर, हर्षवर्धन जी, यूसीसी ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हमेशा से हिस्सा रहा है, कुछ राज्यों में उन्होंने कर दिया, अगला नंबर असम का है। नहीं, बिल्कुल ये है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने बाकायदा जो कमेटी बनाई थी और एक सुझाव आना था, वो क्यों अब तक लागू नहीं हुआ। क्योंकि अगर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश भी लागू हो जाता तो अच्छा रहता, एक तरफ से चलते, लेकिन गुजरात ने लागू कर दिया। तो आप भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर, अमित शाह के इस बयान पर ये नहीं कह सकते कि वो नॉन सीरियस हैं या सिर्फ चुनाव आता है तब वो बोलते हैं कि गुजरात में तो अभी चुनाव भी नहीं था लेकिन उन्होंने कर दिया। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में इसे लागू करने में लगता है कोई बड़ा बखेड़ा, बड़ा विवाद जैसा सीए के समय हुआ था ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो जिसको कहते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में एक एक राज्य में कर रही है। और जब इतने राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में हुआ,
कहीं कोई मुश्किल ही नहीं आई, किसी तरह की परेशानी नहीं है। गुजरात मान लीजिए, वो एक अलग गुजरात मॉडल के तौर पर देखा जाए। अब अगर एक दो और राज्यों में हो जाएगा तो देश में यह सवाल उठेगा कि भाई एक केंद्रीय कानून बनाकर क्यों नहीं यूसीसी लागू किया जाता है। और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, जो लोग कहते हैं कि भाजपा के लिए यही सब प्राणवायु है, हिंदू मुसलमान, ये करना वो करना, वो जो मतलब मुसलमान 4 शादी कर लेता है, भाई वो कर लेता है तो काहे को परेशान हो रहे हो, वो कर ले रहा है। लेकिन कानून के तौर पर बनाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। दूसरा, क्या महिलाएं खड़ी हो रही, क्या नारीवादी जो महिलाएं हैं जो बार बार कहती हैं कि अरे ये फेमिनिज्म नहीं हो रहा है, प्रैग्मेटिज्म नहीं हो रहा है, वो कहां गायब हो जाती हैं भाई? 4 शादी एक व्यक्ति करे, एक पुरुष करे, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगता है वो जागरण का मसला है, लेकिन सरकार को कानून बनाना है। और शायद उसको पता है, जो अमित शाह वहां कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इसका विरोध जिस तरह से होगा उसका चुनावी लाभ भी उनको मिलता है। विजय जी, यही बात है। नहीं, पहले बात हम घुसपैठिया की करेंगे। बिल्कुल। यूसीसी पर तो करेंगे। यूसीसी पर बीजेपी ने, और मैं यूसीसी के पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी को ठीक मानता हूं, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो, यदि उसे छोटे छोटे राज्यों में लागू किया जाए तो एक माहौल बनता है। अचानक किसी चीज को ले आए, फिर देश भर में असम में लागू करना आसान है बनिस्बत उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ना, उत्तर प्रदेश में किया तो पूरे देश भर में ही लागू कर लेंगे, तो वो एक माहौल बनाने, ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है। भले ही होना चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर वो बने कानून, और मैं तो यूसीसी का सपोर्ट करता हूँ कि देश में, दुनिया में उसको लागू करना चाहिए। सब जगह पर, दुनिया भर में भी यूसीसी की एक तरह से माहौल बना हुआ है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है, कितना कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो अमित शाह जी है, असम है, बीजेपी है, और घुसपैठियों पे बात ना करें। नहीं, बिल्कुल करें सर। तो घुसपैठियों की बात बंगाल में करते तो यहाँ भी करें कि भाई वो आप, अमित शाह जी ने 3 शब्द को इस्तेमाल किया था, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इसमें से डिटेक्ट कर लिया असम में और देश भर में कहीं नहीं किया, तो उनको क्यों नहीं डिलीट कर रहे, उनको क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे? 5 साल हो गए। इसका जवाब अमित शाह जी को, या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अमित शाह जी होम मिनिस्टर है और वो इसको फोकस करते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो 3 पॉइंट का एजेंडा बनाया, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट घुसपैठियों को, देश भर में उस पर कहीं काम ही नहीं हुआ। असम में काम हुआ जिसमें डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट किए हुए 5 साल हो गए, तो वो जो डिटेक्ट किए गए वो डिलीट कब होंगे और डिपोर्ट कब होंगे? यदि ये मैसेज, ये इसका एक टाइमलाइन बीजेपी असम में देती तो घुसपैठियों के लिए बंगाल में उसको एक बड़ा इशू बनाने में मदद मिलती। बाकी आप बात करते रहे, बंगाल में कहें कि घुसपैठिए हैं और असम में कहें यूसीसी है। बिल्कुल, घुसपैठियों पर करें ना, चुनाव लड़े असम में कि घुसपैठियों को हम हटाएंगे। डिटेक्ट तो कर ही लिया, अब तो 2 ही बचे, 2 कदम बचे। बात अब हम केरल की भी कर लेते हैं। केरल की जंग कम दिलचस्प नहीं है, मुझे लगा ही था। जी बताएं। देखिए, जो आसाम के अंदर जो घुसपैठिए हुए और वहाँ पर जो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हुई, तो उसमें एक तर्क दिया जाता है कि हिंदू ज़्यादा निकले, बांग्लादेश से आया, मुसलमान। उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि 1998 की यदि आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट, तो बहुत साफ है। उसके बाद वहाँ पर आसाम के अंदर आंदोलन चला, बहुत उनकी खिलाफत हुई। नतीजा है कि जितने भी मुस्लिम घुसपैठिए थे वो वहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में जाकर के छिटक गए। यही कारण है कि आपको देखने को मिलेगा कि आसाम के अंदर जो मुस्लिम घुसपैठिए थे उनकी जनसंख्या कम रह गई, क्योंकि वहाँ से जो हिंदू घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा रह गई और मुस्लिम घुसपैठियों वहाँ से आकर के पूरे क्षेत्र में चला। यदि आज के दिन में कहा जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक आकलन ये भी कहता है कि 1 करोड़ रोहिंग्या आकर के बस गए हैं, तो बड़ा हैरानी करने वाली बात होती है। लेकिन यदि आप बंगाल के लोगों से पूछेंगे तो 1 करोड़ रोहिंग्या जो है आकर के हर शहर में कभी यहाँ कभी वहाँ आकर के बस लिए हैं, घेर लिए। अब सवाल है ये, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। मैं बार बार ये कहता हूं, चाहे वो 5 पीढ़ी से यहां रह रहा हो, चाहे वो जैसे भी बना लो, चाहे हो सकता है उसके बाप दादे यहां पर सरकारी नौकरी में भी रहे, लेकिन उनके पूरे खानदान को आइडेंटिफाई कर आप उनके वोटिंग राइट्स खत्म कीजिए। उनको कंसंट्रेशन कैंप में डालना है, कंसंट्रेशन कैंप में डालना है। इसमें कोई ह्यूमन राइट्स जैसी नाम की चीज, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दुनिया आज अपनी जनसंख्या को लेकर के सतर्क है। आपने देखा कि अमेरिका भी है, जितने यूरोप के देश हैं उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉज को टफन कर दिया है, कोई भी अपने यहां रहने देने। हमारे देश को कांग्रेसियों ने धर्मशाला बना दिया
और आईएमडीटी एक्ट ला करके उसको पैट्रोनाइज किया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, रिजेक्ट करने के बावजूद, भारत में जब भी इनको डिटेक्ट करके बाहर खींचने हैं, सारे मुसलमान और मुस्लिम संगठन सड़कों पर आकर के खड़े हो जाते हैं उसका विरोध करने के लिए। तो डिटेक्ट तो कर लिया ना, असम में तो detect सारे कर देश लिया में है। नहीं डिटेक्ट हुआ है सर। यहाँ असम में हो गया ना, तो उनको तो भेज दीजिए। मैं तो असम की बात कर रहा हूँ। असम में चुनाव है, असम में मुद्दा है, असम में घुसपैठी है। जितने बचे कम है ज्यादा है, उनको डिटेक्ट कर लिया, तो अब तो डिलीट करके डिपोर्ट कीजिए उनको।